Hello guys, so myself Devanshu Suneja, I got AIR 60 in GATE ME 2022. So today we are going to discuss the strategy to get under 100 rank in GATE ME. So most of us know that if we are getting a rank under 100 in GATE paper, so we will definitely be able to do anything that we want. Like if we want to pursue MTech from a good college like IISc Bangalore or IIT Bombay or IIT Delhi, then we will surely definitely get a call from all of these. And if we want to enter into PSUs, then also it will like help you in getting an interview call. If you want to enter into NITI Mumbai, then also rank under 100 is satisfactory enough. So that's what my point is. So firstly, we are going to discuss like what was my methodology to actually prepare for the GATE exam so as to get a rank under 100. So the first and foremost point would be the concepts that we have to like complete the syllabus and clear all our concepts. I know that sometimes it is not possible to clear all concepts. So, but my point being that you have to like grasp and like revise the concepts that like 80% of the concepts you should have already studied before doing any of the further steps. Secondly, when we are studying a certain subject, like it takes, for example, 1 week to for you to complete one subject. So we will be making short notes. Like when we are studying, we will be making notes. Then we will proceed to short notes. तो ऐसे शॉर्ट नोट्स साथ में बनाने से हमें ये फ़ायदा होगा कि जब हम दोबारा रिवाइज़ करने के लिए उस सब्जेक्ट को बैठेंगे तो हम बहुत जल्दी उसको रिवाइज़ कर पाएंगे. जैसे अगर आपको एक हफ्ते लगे नॉर्मल अपने नोट से स्टडी करने में, तो रिवाइज़ करते समय अगर हमारे पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो हम उसे एक ही दिन में पूरा रिवाइज़ कर पाएंगे. इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत हैं. अब लोगों का क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट नोट्स में हम क्या बनाएं. तो सबसे पहली पॉइंट कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो फॉर्मूलेस. सेकंड, कोई भी आपने नया क्वेश्चन करा और उसमें कोई नया कंसेप्ट था जो आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा है, तो उसको एक या दो लाइन में इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके शॉर्ट नोट्स में लिखें. दैट्स ऑल. देन वी विल हैव टू प्रैक्टिस PYQs एंड क्वेश्चंस फ्रॉम सम स्टैंडर्ड बुक्स. सो दिस वुड हेल्प अस लाइक इन डेवलपिंग आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. अब कुछ लोग कहेंगे कि PYQs करने से गेट क्लियर नहीं होता है. सो लाइक आई एग्री विद यू ऑल, बट हमें PYQ इसलिए करने हैं ताकि हमें गेट के लेवल का एक आइडिया लगे और हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मेजरली यही डेवलप करना है. इसलिए हम PYQ या कहीं से भी क्वेश्चन करते हैं. हमारा पॉइंट यही होता है. अब इतना सब करने के बाद भी बच्चों के लिए गेट क्लियर करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अभी उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, उनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं हुई है. तो उसके लिए अब हम करेंगे टेस्ट सीरीज़. तो ये सब एक कंटिन्यूएशन में चलता जाएगा. जैसे हमने सिलेबस पहले कंप्लीट करा, नोट्स बनाए, देन शॉर्ट नोट्स, देन हमने टेस्ट सीरीज़ लगानी. पहले PYQs ऑफ कोर्स करे और वो जहाँ से भी आप स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन करना चाहते हैं, अगर कोई कोचिंग ले रहा है वो वर्क बुक से, वो सब करने के बाद साथ ही साथ आप टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाने लग जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे. और आपको सारे एक ही दिन में टेस्ट नहीं देने हैं. लाइक आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, मान लो एंट्रोपी, तो एंट्रोपी के आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, नोट्स बने हुए हैं, आपने क्वेश्चंस लगा लिए PYQ वर्कबुक. फिर 2-3 दिन बाद बिना उसको दोबारा लाइक सिर्फ शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करके पहले टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए. फिर थोड़े दिन बाद शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज़ मत कीजिए, डायरेक्ट सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन टेस्ट दीजिए. तो इससे आपको एक तो आइडिया लगेगा कि आपको कितने कंसेप्ट्स एक्चुअली याद रहे. उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट करना आएगा और टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, उसके बाद एक्यूरेसी बढ़ जाती है. अब क्या होता है कि जनरली लोग जब टेस्ट दे रहे होते हैं तो प्रेशर होता है. तो मेरे को पता है ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थे उनके, पर वो गेट के पेपर में क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि उनसे, जैसे एक दोस्त ने ही मेरे को बताया था कि वो लास्ट के 20 मिनट में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया क्योंकि उसको स्ट्रेस ही इतना हो गया था. तो लाइक मैं उस पॉइंट पे भी आऊँगा कि स्ट्रेस से कैसे डील करना है, उस सब के लिए क्या करना है, वो सब भी बताएंगे. पर अभी
टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा मेन है, इस पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद हमें, अगर हमने पढ़ लिया है सब कुछ, तो अब हमें टाइमली रिवीजन भी करते रहना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे हमने एक सब्जेक्ट कर लिया 1 हफ्ते में, तो उसके बाद जैसे 3 हफ्ते हो गए तो उसको दोबारा रिवाइज़ करेंगे। करेक्टली 3 हफ्ते या उससे कम में उसको दोबारा रिवाइज़ करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें रिवीजन करने में और ज़्यादा समय लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अब लोग मतलब जनरली ये कहते हैं कि हाउ टू फील लाइक स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे पॉजिटिव अबाउट। मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूं कि पहली चीज़, डीमोटिवेशन जैसा कुछ नहीं होता। अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं जिसमें आपको पसंद है, आपको मज़ा आता है वो काम करने में, तो आपको मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मे बी आप रॉन्ग जर्नी पे हैं, रॉन्ग पाथ पे हैं। आपको एक बार सोचना चाहिए कि आप एक्चुअली लाइफ में क्या करना चाहते हैं। सेकेंडली, जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि अगर हम डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं है, अभी हमारा उस समय पढ़ने का मन नहीं है, हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद दोबारा पढ़ने लगेंगे तो हमारे से हो जाएगा। बाकी अगर आप प्रोसेस को लव करते हैं, आप जर्नी को लव करते हैं, कि जो जर्नी आप गेट के लिए प्रिपेयर करते हुए एक्चुअली एक्सपीरियंस करेंगे, तो आप ये सब कोप अप कर लेंगे, वो आपके लिए नीडेड नहीं है। पर फिर भी अगर हमारे पास, जैसे हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एक होता है माइंड, एक होता है बॉडी, एक होता है सोल। तीनों के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं। अगर हम उसको लाइक एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो वेलबीन है वो सही रहेगा, और वेलबीन सही रहेगा तो हमें मूड स्विंग्स नहीं आएंगे, हम ऐसे डीमोटिवेटेड फील नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए। अगर हमें एक्चुअली कुछ अचीव करना है तो हम हमेशा ही मोटिवेटेड रहेंगे। हाँ, कुछ डेज ऐसे होते हैं जब आपका पढ़ने का मन नहीं करता, तब एक ब्रेक लो, पर कैलकुलेटेड ब्रेक लो। ये नहीं कि वो आपने सोचा कि चलो 2 दिन नहीं पढ़ेंगे अभी क्योंकि अभी पढ़ाई नहीं जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते तक नहीं पढ़े। फिर एक कैलकुलेटेड आपके माइंड में एक टाइम टेबल बना रहना चाहिए कि इतने टाइम में मैं ये कर लूँगा, उस हिसाब से ही ब्रेक लेना है। तो पहले हम देखेंगे माइंड एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पहला है, हमें मेडिटेशन करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटा लगेगा पूरे दिन में सिर्फ 15 मिनट मेडिटेशन करनी है। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि कौन सी मेडिटेशन करनी है, तो यूट्यूब पर जाइए, बहुत सारी मेडिटेशन मिल जाएंगी 15 मिनट की, कोई भी कर सकते हैं। फिर भी आप चाहते हैं तो मैं बताता हूँ, मैंने जो पर्सनली फॉलो करी वो थी ईशा क्रिया बाय सदगुरु, और वो मात्र 15 मिनट की मेडिटेशन है। आप उससे अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखेंगे और एक्चुअली रिलैक्स्ड रहेंगे। सेकेंडली, अब होता है बॉडी के लिए हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, जैसे जिम चले गए, वॉक पे चले गए, रनिंग पे चले गए, साइकिलिंग कर ली, कुछ खेल लिया, जो भी आपको सही लगे आप वो इसमें कर सकते हैं। और ये ज़्यादा देर तो करना ही नहीं है, मतलब बस 1 घंटा करा बहुत है। जिम जा रहे हो, 1 घंटा जिम जाओ रोज बस। तो इससे आप कभी भी ऐसा डाउन फील नहीं करेंगे। आप जब भी जिम जाके एक्सरसाइज करके आएंगे, आप हमेशा लाइक एक सेटिस्फाइड फील करेंगे, आप अपना फोकस कर पाएंगे पढ़ाई पे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। से थर्ड, मैं ये कहूँगा कि एक हॉबी डेवलप करो। लाइक आप बोर हो गए कुछ पढ़ाई कर करके, आपको कुछ फ़न करना है, तो जैसे कई लोग क्या करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, कई लोग डांस सीखते हैं, कई लोग डांस करते हैं, जो भी आपको सही लगे, गिटार सीखो, मतलब कुछ ऐसा करो जो म्यूज़िक से रिलेटेड हो, क्योंकि एक्चुअली म्यूज़िक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है माइंड के लिए भी। लाइक बहुत परफेक्ट है माइंड और सोल के लिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। अपना लाइक स्ट्रेस नहीं होगा किसी चीज़ में, माइंड रिलैक्स रहेगा, कूल रहेगा, आप हमेशा लाइक ऐसे कंसंट्रेट कर पाएंगे जो आप करना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ आप पढ़ना चाह रहे हैं उस पर। तो इसलिए मेरा पॉइंट है कि एक हॉबी डेवलप करो। म्यूज़िक से रिलेटेड मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। चौथी चीज़, सोशल मीडिया पे अपना लाइक एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मैं इतने से इतने टाइम पे ही रहूँगा। जो हमारी आदत बन जाती है, कॉलेज जाते हैं हम, ज़्यादा कुछ काम वाम होता नहीं है, तो हम ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं हर समय, तो एक हमारी आदत बन जाती है सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग की। और लाइक हम बेमतलब में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, कोई पॉइंट नहीं होता, हम कुछ नया नहीं सीखते उससे। तो ये थोड़ा अवॉइड करो। इससे एक और फैक्टर आता है कि सोशल मीडिया पे हम दूसरों को देख के उनसे अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। उसकी जगह हमें
अपने आप से अपने आप को कंपेयर करना है। हमें ये देखना है कि हमारे में क्या गलतियाँ हैं, हम उनको कैसे इम्प्रूव करें। अगर कोई XYZ पर्सन अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाया है, मान लो 3 साल में, और तुम सेम पोस्ट पे थे उनके साथ, पर उन्होंने कुछ अचीव कर लिया और तुम नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वैसा कुछ नहीं कर सकते। तुम भी वो सब कर सकते हो, पर ये है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, तो वो फाइंड करो कि तुम गलत क्या कर रहे हो, उस पर वर्क करो, और सक्सेस तो तुम्हें उसके बाद मिल ही जाएगी। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि सक्सेस टेक्स टाइम, हार्ड वर्क एंड पेशेंस। लाइक हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। अगर कोई बंदा है जिसने कुछ और अचीव कर लिया, तुम उससे अपने आप को कभी कंपेयर मत करना। हमेशा अपने आप को अपना ही कॉम्पिटिटर समझो, और हमेशा अपने आप से कंपटीशन रखो। अपने आप को ही रॉन्ग प्रूव करो। जो तुम्हारी गलतियां हैं उन पे वर्क करो, खुद पे वर्क करो बस। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इसी से हो जाएगी। तुम्हारे इंटरव्यूज़ भी निकलने लग जाएंगे, सब हो जाएगा अगर तुम खुद पे वर्क करोगे। दैट्स ऑल। थैंक यू गाइस।